हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए यूपी सरकार ने क्या काम कर रही है वाराणसी में और केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार का क्या विजन था वाराणसी को लेकर, उसके ग्राफिक्स चला रहे। साथ ही पूरे एक साल का लेखा जोखा भी लगातार हम बता रहे। दीपक मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। शत्रुघ्न जी ये कह रहे थे कि उनके घर के बाहर की सड़क नहीं मिली, उन्हें नहीं बनी है, ऑक्सीजन नहीं मिला है वाराणसी को, अभी गंदगी है, अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। तो दीपक जी ये बताइए कि चलिए केंद्र सरकार अपना काम नहीं कर रही है आप लोगों के मुताबिक, राज्य सरकार क्या कर रही है? या अड़ंगा डाल रही है या फिर शत्रुघ्न जी तक के घर के बाहर की सड़क भी नहीं बनवा पाई आपकी सरकार? देखिए निहारिका जी, लोहिया जी का एक कथन है कि केंद्र सरकार कलेक्टर होती है और राज्य सरकार पटवारी। अव्वल तो राज्य सरकार कोई अड़ंगा नहीं डालती, विकास परक हमारी सोच है और समावेशी विकास के लिए हम लोग निरंतर कार्य करते हैं। राज्य सरकार चाहे तो भी केंद्र सरकार के किसी काम में बाधा नहीं बन सकती। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगता है कि वो विदेश मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी अपने पास लिए हुए हैं। 3 मुद्दे सबसे संवेदनशील है वैदेशिक नीति को लेकर। एक, चीन 1,83,000 वर्ग किलोमीटर पे कब्जा है। 1 साल में 1 इंच कब्जा भी हमारे ये महान प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ा सके। दूसरा, भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। 1 लाख में सुरक्षा परिषद की सदस्यता को लेकर कोई सार्थक प्रयास नहीं किया 1 साल में। भारत की भाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी आधिकारिक भाषा का दर्जा संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं प्राप्त है। कोई प्रयास नहीं किया हिंदी में भाषण देकर। नहीं बात जी, आप बोलिए, बताइए, हम गलत जहां हैं। देखिए अभी अच्छा मैं बता रही हूँ, जो आप सुरक्षा परिषद की बात कर रहे हैं स्थायी सीट के लिए, स्थायी सीट के लिए अभी आप बराबर सुन रहे हैं कि ओबामा जी पे प्रेशर बनाया गया है, चाइना प्रेशर बनाया गया है और वो लोग सब दिशा में सार्थक प्रयास हो रहे हैं। सुनिए, रिजल्ट आएगा। देखिए रिजल्ट हम 5 साल में हम अपने आप तो करने लेंगे ना, हम तो सब प्रेशर बना रहे हैं, सबको प्रेशर बना रहे हैं और वो सार्थक प्रयास आ रहा है सामने। ये मैं कह रही हूँ आपसे, सार्थक प्रयास आ रहा है सामने। अरे कहाँ, कब आएगा? आप देखिए, आप देखिए, सावन आया, लौट गया। दीपक जी, सुभाषिनी अली जी, आप कुछ भी बोलते हैं, आपको यूपीए 1 और 2 का टाइम याद है कि जब 2 में एकदम प्रधानमंत्री फ्रस्ट्रेट हो गए तो उन्होंने बोला था कि आई डोंट हैव अ मैजिक वैंड मेरे साथ, मेरे पास कोई जादू की झड़ी नहीं है। शायद 1 साल बाद बीजेपी के वो नेता वही यही बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई जादू की झड़ी नहीं है। 5 साल लगते हैं, टाइम लगता है, बड़ी बड़ी योजना है, टाइम लगेगा। हम वो ये तक कह रहे हैं कि नाली में गेंद निकालने से पहले हम सोचते हैं। अरे आप मुझे थोड़ा सा समय तो दीजिए मैडम। बोलिए। मैं कहना, अच्छा देखिए, जो बाहर का पैसा नहीं आया मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी इन्होंने अपनी बजट को पेश किया, इस बजट में जनता को क्या मिला? आप देखिए कि पहली बार हमारे देश के इतिहास में महिला और बाल कल्याण मंत्रालय का बजट 1/3 से काट दिया गया है। शिक्षा का बजट, स्वास्थ्य का बजट काटा गया है। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए जो कल्याणकारी स्कीम्स बनती हैं उसका बजट काटा गया है। जो हमारे रोजगार योजना है ग्रामीण क्षेत्र का, उसका बजट काटा गया है। और नतीजा क्या है कि आज देश में लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, जो उनकी पौष्टिक स्थिति है वो घट रही है। इतना बड़ा संकट ग्रामीण क्षेत्र में आया है, किसानों के खेत बर्बाद हो गए हैं, उनकी फसल बर्बाद हो गई है, उनको मुआवजा नहीं मिला, उनके पुनर्वास की कोई योजना नहीं है। सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर दी। यही नरेंद्र मोदी हैं जो कहते थे कि एरी सरकार बनने पर एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, लेकिन आज वहां भी आत्महत्या हो रही है जहां कभी नहीं हुई थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रही है, मथुरा में हो रही है और किसी को कोई चिंता नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है कि ये सब हो रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि गरीबों के लिए जो भी कल्याणकारी काम पहले होते थे उनमें भी कटौती हो रही है, उनमें भी हम लोग पीछे जा रहे हैं। और इसके चलते सरकार ने एक कानून पास कर दिया है कि बाल श्रम एक तरह से कानूनी हो जाएगा। सुभाषिनी अली जी, बाल श्रमिकों को अगर किसान और आम आदमी परेशान है तो लाभान्वित कौन सा वर्ग है? आप यही बता दीजिए, आपके हिसाब से लाभान्वित कौन सा वर्ग? सिर्फ
अंबानी और अदानी, कॉर्पोरेट्स, ठीक है, अदानी साहब, मणिशंकर जी इस पर कुछ बोल रहे हैं सुभाषिनी जी। प्रधानमंत्री के साथ जाते हैं, ठीक, और 1.5 लाख करोड़ का उनको लोन मिल रहा है। भी नहीं दिया। मणिशंकर जी सब मुझ पे ही आरोप लगा रहे हैं कि मैंने समय नहीं दिया। मणिशंकर जी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, अब वो दुरुस्त हुई है, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। आप लोग बहुत प्लानिंग कर रहे हैं वाराणसी को लेकर। बहरहाल 28 मई से खुद प्रधानमंत्री आए, आप खुद वाराणसी में खांटी चीजें जानते हैं, आप वाराणसी को 1 साल में कैसा देख रहे हैं? देखिए, 1 साल बनारस में जो हम लोग आशा प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर दिया था, वो पूरी तरह से हम निराशा हमको व्यक्त हो रही है। क्यों? आज भी बनारस की सड़कें हो, बनारस का वाटर सप्लाई हो, बनारस का मतलब सीवरेज की व्यवस्था हो, ये सारा का सारा उसी तरह से ध्वस्त पड़ा हुआ है। और बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद यहाँ से चुने गए हैं। मैं तो ये मानता हूं कि यहाँ के नगर निगम में पिछले 25 बरस से उनका मेयर है, उनके एमपी हैं, मुरली मनोहर जोशी जैसा आदमी उनका यहाँ लोकसभा के प्रत्याशी कैंडिडेट रहे हैं, जीते हैं, उनके सारे विधायक यहाँ जीते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि 1 साल में बनारस के संदर्भ में अभी तक प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जिससे कि यहाँ की जनता को कोई राहत। मणिशंकर जी आपको थोड़ी घाटे साफ नहीं दिखती है? मणिशंकर जी आपको घाटे साफ नहीं दिखती? स्वच्छता अभियान का थोड़ा असर नहीं दिखता है? और ये बताइए, अजय राय भी तो सांसद और विधायक रहे हैं। आप मेरी बात एक में कहने दीजिए। मैं वो दिन देखा हूँ, मैं 65 साल का हो रहा हूँ, बनारस के घाट और बनारस की गलियां मशक से धोई जाती थी, पानी से धोई जाती थी, वो भी कांग्रेस के जमाने में हमने दिन देखा है। आज झाड़ू लगा करके बरसात की मिट्टी जो बाढ़ में आती है उसको साफ करा देने से ये क्रेडिट प्रधानमंत्री जी लेना चाहते हैं, तो ये तो किसी सभासद का काम है, ये नगर निगम का काम है, ये मेयर का काम है। अगर प्रधानमंत्री जी घाट के किनारे की मिट्टी साफ कराने के खाली बीड़ा उठाए हुए हैं, तो ये देश को कैसे चलाएंगे? ये देश पर कितना बोझ है, देश पर कितनी बेरोजगारी है। अच्छे दिन आने के उन्होंने सपना दिखाया, बुरे दिन आए रे भैया, ये जाकर के बोल रहे हैं चाइना में, ये जाके बोल रहे हैं मंगोलिया में। तो अच्छे दिन का जो उन्होंने स्वप्न दिखाया था, वो स्वप्न तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपने झाड़ू की बात कह दिया, आज उन्होंने नवरत्नों की नियुक्ति किया था, उनके नवरत्नों का आज पता नहीं है, पड़ रहा कि वो पद्मश्री लेने के लिए नवरत्न लोग ढूंढे गए थे। यानी कि आपके हिसाब से अभी भी वाराणसी सोना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी पार्टी की तैयारी सर बताइए, आपकी पार्टी की तैयारी। मुझे 1 मिनट, मुझे देखिए, मुझे पहले बार आप समय दे रही थी, पहले बार भी समय दिया था आपने, आपकी पार्टी की तैयारी सर थोड़ा कर लेने दीजिए। आपकी पार्टी आपने जैसे ही कहा, जैसे आपने हमारी पार्टी की तैयारी, हमारी पार्टी ने सारा काम किया है। अच्छा। आज इतना बड़ा ट्रामा सेंटर बनारस में जो खड़ा, उसको मनमोहन सिंह जी की देन है। अच्छा। आज इतना काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमने इतना इंजीनियरिंग का ऑल इंडिया लेवल पर उसको किया, इतना बड़ा एयरपोर्ट बना के हमने दिया। अब आज में जवाहरलाल नेहरू अर्बन डेवलपमेंट में जो सीवर लाइन पड़ रही है बनारस में, जो वाटर की लाइन पड़ रही है बनारस में, जो राजीव गांधी विद्युत योजना के संबंध में आया, ये सारा पैसा तो केंद्र सरकार का, कांग्रेस की देन है, मनमोहन सरकार की देन है। नया कौन सा चीज ऐसा काम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है जिससे मैं ये कहूँ कि काशी वासियों को संतोष है? विमला बाथम जी, नया क्या शुरू कर दिया आपने? झाड़ू लगाने के लिए, नेताओं के फोटो खिंचवाने के लिए, जवाब ले लेते हैं, नया क्या शुरू कर दिया? लगा दिया। नया क्या शुरू करा? काशी विश्वविद्यालय में भी बहुत, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए ना। करिए, लेकिन आप सही हुई नहीं, आप बात पूरी करिए जरूर, लेकिन सही चीज रखिए सामने, जो अच्छी चीज है उनको भी सामने रखिए। हमें नहीं कह रहे, आप बात पूरी करिए, लेकिन सब बातों को नकार मत जाइए। जो अच्छे काम किए उनको भी रखिए। शत्रुघ्न जी, जो अच्छे काम किए उनको भी कहिए। ये दशाश्वमेध घाट है जहाँ पर अश्वमेध यज्ञ हुई थी। आज गंगा स्नान करने के बाद जो कोई, वही माननीय मोदी जी भी आए थे, प्रधानमंत्री जी भी आए थे, पहली बार वही बाजरा पर होकर के काशी को संबोधित किए थे जी। आज अगर आप स्नान करके दशाश्वमेध घाट से निकलिए तो बजबजाती हुई शहर दिखाई देती है, वो मछरहट्टा बाजार दिखाई देता है। अब आज 25 साल से इन्हीं के नगर निगम पर कब्जा है। एक ये हकीकत का मतलब ये नहीं है कि आप सारी बातें वो वहाँ के रेसिडेंट नहीं है, करना चाहिए था। वो वहाँ के रेसिडेंट है, वो एक अपनी बात बता रहे हैं। मणिशंकर जी बताओ, रेसिडेंट और पार्टी, आपने अपनी बात बताई। शत्रु जी, आप भी वहाँ के रेसिडेंट है, आपको ये पूरे डिस्कशन में ऐसा क्या लग रहा है कि कोई चीज बीजेपी मानने को तैयार नहीं है और राज्य सरकार करने को तैयार है, लेकिन नहीं भी स्थिति बन रही है?
देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के अधिकार को केंद्र सरकार अगर छीनना चाहती है तो उसको पार्लियामेंट में कानून लाना पड़ेगा। शहर का थोड़ी समय की कमी है, 3 से 3.5 का मिनट और तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री, हमारे आपके सबके प्रधानमंत्री हैं। तो 1 साल किसी ने पूरा किया है तो हम नेगेटिविटी पर बात करके, क्योंकि कुछ उनके वरिष्ठ भी हैं, कुछ उनके साथ भी काम किए, किसी ने उनको देखा है, कोई उनके काम को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो चलिए अब एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले शत्रुत जी, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। अब 1 साल हो गया, आप बताइए आगे क्या हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो बनारस के लोकसभा के सदस्य हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। वहाँ संवादहीनता बहुत है, लगता ही नहीं है कि हमारे ये सांसद हैं। अच्छा। और उनके प्रतिनिधि का भी पता नहीं कौन प्रतिनिधि है, कोई मुसीबत आए ना आए, लेकिन अगर कोई बात करना चाहे, पहले लोकसभा के सदस्य होते थे, सांसद होते थे, वो पक्ष विपक्ष दोनों से बात करते थे, अपनी पार्टी से भी बाहरी से भी, चाहे वहाँ रिक्शा वाला हो, चाहे बुनकर हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, हाँ, चाहे राजनीतिक दल का आदमी हो, उनके भी राजनीतिक दल का आदमी, उनसे बात नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं, क्या मतलब अप्रोचेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी हो, कैसे बात उनको सुनाई जाए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ज्यादा संवादहीनता है। ठीक है, संवाद, वो दूर दराज से, वो दूर है, बहुत दूर है यहाँ आदमी अच्छा, से। वो बहुत दूर है। बनारस, हालांकि उनका एक सेंट्रल ऑफिस भी है लेकिन उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। प्रधानमंत्री सीधे हैं, बहुत बड़ा कद है, एक्सेसिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। सुभाषिनी जी बताइए, जादू की छड़ी हमारे इस प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है, मनमोहन जी के पास भी नहीं थी, मनमोहन जी के पास भी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के पास भी नहीं है। बताइए, आप जरा बता दीजिए क्या आपने पूछा मुझसे। मैम कंस्ट्रक्टिव कुछ क्या, अब बताइए, 1 साल तो हो गया, अब बताइए अब क्या, मतलब बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ता भी आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, अब किस दिशा में काम होना चाहिए देश की तरक्की के लिए। देखिए, सबसे पहले तो उनको अपने मंत्रिमंडल से जो एक बलात्कार का आरोपी मंत्री है उसको हटा देना चाहिए। अच्छा। और इसी से जो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में उन्होंने वादा किया था उसके दिशा में एक कदम वो उठाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो तमाम कटौतियां उन्होंने कल्याणकारी बजट्स में किए हैं वो सबके सब बहाल होने चाहिए। बिना इस तरह के कल्याणकारी बजट के देश के गरीबों का कोई भी फायदा नहीं हो सकता है। आज हमारे देश में लोग भूख से मर रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई बंद हो रही है क्योंकि उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि शिक्षा बजट में कटौती की गई है। तो जब तक इन कटौतियों को बहाल नहीं किया जाता है तब तक तो हम सोच भी नहीं सकते हैं आगे जाएंगे। आप किसानों की बात को ले लीजिए, इन्होंने शांता कुमार कमेटी की सिफारिश को मंजूर किया है कि अगर कोई भी राज्य सरकार अपने किसानों को फसल के बदले बोनस देगी तो उस सरकार से एक भी दाना अनाज का केंद्र सरकार नहीं उठाएगी। इसका मतलब क्या है कि एक राज्य सरकार अपने किसानों को इस बुरी हालत में मदद भी नहीं पहुंचा सकती है। तो इन तमाम चीजों को इनको खत्म करना होगा। देश की गरीब जनता को देखते हुए उनको नीतियों का निर्धारण करना होगा। अदानी और अंबानी को कॉर्पोरेट के प्रधानमंत्री नहीं, गरीबों के भी प्रधानमंत्री होने चाहिए। अदानी, सुन लीजिए, ये अदानी हमारे खर्चे पर, अदानी हमारे और आपके खर्चे पर इनके साथ विदेश जाते हैं और वहाँ पर अपने बिजनेस डील्स को करते हैं। ये कौन सा तरीका है देश को चलाने का? ठीक है, कॉर्पोरेट्स पर कम ध्यान, गरीबों पर ज्यादा। दीपक मिश्रा जी, केंद्र सरकार को काम करना है, राज्य सरकार के सपोर्ट की जरूरत है, राज्य को काम करना है, केंद्र के सरकार के सपोर्ट की जरूरत है। 1 साल काफी है, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, अब सपोर्ट पर बात करिए आप दीपक जी। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो मेगलोमीनिया के शिकार हैं उस महानतम होने के अनावश्यक गर्वबोध से बाहर निकले। अच्छा। उनकी पूरी पार्टी नॉस्टैल्जिक नजर आती है कि ये हुआ वो हुआ। उन्होंने 15 बड़े घोटालों का एक दूसरे को सपोर्ट, इस पर बात कर लेते हैं। और नहीं, सपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं। आप कर रहे हैं? भ्रष्टाचार में उत्तर प्रदेश में जो पिछली सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, बिल्कुल कर रहे हैं। वो 15 आदमी को भी भ्रष्टाचार में सजा नहीं दे पाए। अच्छा। हम तो चाहते हैं कि वो तुरंत एक्शन, और जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों को चाहे अपनी पार्टी के क्यों जेल में जाने का जो वायदा किया था वो करना चाहिए।
दीपक मिश्रा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी आगे भी सपोर्ट करती रहेगी। ये कोट ऑफ द डे कह सकते हैं इस पूरे प्रोग्राम में। मणिशंकर जी इतने पुराने साल से आप बनारस को देख रहे हैं, बनारस से लेकर दिल्ली तक क्या होना चाहिए? ठीक है, 1 साल चला गया, वो विदेशों में गया, ठीक है, अब देश की बारी, 4 साल देश, बताइए। देखिए, हम लोग प्रधानमंत्री जी को सबसे बड़ा तो मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी जो पार्लियामेंट चली है, पिछले 2-3 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों का अगर आप देखेंगे तो पहली बार अपोजिशन ने एक सकारात्मक सपोर्ट दे करके इस सरकार को पार्लियामेंट में डिबेट कर करके जनता के सामने अपनी बातों को रखा है। ठीक है, इसलिए आप ये तो कोई नहीं कह सकता कि अपोजिशन उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन की जब कांग्रेस हुकूमत में थी तो एक दिन भी पार्लियामेंट इन लोगों ने नहीं चलने दिया और 2 साल तक खाली भ्रष्टाचार, महंगाई, इसका सबका उदाहरण देता रहा। आज मैं प्रधानमंत्री जी से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ और उसमें हमारे पार्टी पूरा सपोर्ट करना चाहती है कि आपने जो महंगाई का नारा दिया था, वो महंगाई कम होनी चाहिए। आज 70 रुपया जब दाल बिक रही थी पिछले कांग्रेस की सरकार में, आज 120 कुल मिलाकर आपका कहना है कि विपक्ष के रहते हुए जब ये पक्ष विपक्ष के रूप में जो उन्होंने बातें कही उस पर अब पक्ष के रूप में वो स्टैंड करे। सर मेरे पास समय नहीं, बिमला बातम जी, मेरी बात बिल्कुल टाइम। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गेहूं का दाम किसानों का जो मूल्य निर्धारण किया है केंद्र सरकार ने, मात्र 50 रुपया बढ़ाया है जी। उस 50, ये तो 1400 रुपया पहले भी मिलता था। नया क्या है? नया करना चाहिए, इसमें नया क्या था? नया करना चाहिए। बिमला बातम जी कोई नहीं, 10 में से कितने नंबर? 10 में से कितने नंबर? मैं तो 100% 100 नंबर। 10 में से 100, आप ओवर 10 में से 10 में से 10 यहाँ पर दिए जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत है जिस तरीके से मैं 2 बातें कहूंगी। निर्भया फंड में डबल हुआ है। अच्छा, और देखिए किसानों की जो है वो अचानक 10 में से आप 10 दे रहे हैं, लेकिन पैनलिस्ट जो है वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो कोशिश तो लेकिन बिमला बातम जी बीजेपी का पक्ष रखिए, आप 10 में से 10 दे रही हैं। हम चाह रहे हैं कि आपकी सरकार न रहे, ये हम सबकी सरकार है और हम सबकी सरकार तब रहेगी जब वो गरीबों का ध्यान रखेगी, किसान का ध्यान रखेगी, गरीबों का ध्यान रखा जा रहा है और ग्राउंड रूट्स पर ज्यादा ध्यान रखेगी। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री को स्ट्रेंथन कर लिया, विदेशी दौर हो गया, अब देश में आए प्रधानमंत्री जी, 4 साल अभी बाकी है। आप जितने भी पैनलिस्ट मौजूद थे अपना कीमती समय आपने दिया अपने बिजी शेड्यूल से निकालकर। दीपक मिश्रा जी, शत्रुघ्न जी, कॉमरेड सुभाषनी अली जी, मणिशंकर जी अभी भी बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें कहने को है। बिमला बातम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।